Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 3 in the Employee State Insurance Act 1948 में. तो हम आज चैप्टर नंबर 2 देखेंगे. इसमें कारपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल सेक्शन 3 टू सेक्शन 25 देखेंगे. ओके. तो सेक्शन 3 क्या बात कर रहा है यहाँ पे? जो सेक्शन 3 है ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहा है. ओके. तो इस्टेब्लिशमेंट में जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ESIC जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द नोटिफिकेशन. इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा? इस्टेब्लिशमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट करेगा एंड बाय द नोटिफिकेशन करेगा. द सेंट्रल गवर्नमेंट will officially establish करेगा the Employee State Insurance Corporation ESIC by the publishing a notification in the official gazette. उसके बाद यहाँ पे ये जो डेट है आपको याद रखना है. ESIC was originally established in 24th February 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था. उसके बाद जो थर्ड क्लॉज 2 है ना, उसमें क्या बोला है? लीगल स्टेटस ऑफ ESIC का लीगल स्टेटस क्या है? तो ESIC विल बी अ बॉडी कारपोरेट. ESIC क्या है? यहाँ पे एक बॉडी कारपोरेट है विद दी परपेचुअल सक्सेशन. जो कंपनी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं ना, वही ESIC के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्योंकि यहाँ पे जो है एक कारपोरेशन है. ओके. तो कॉरपोरेशन में परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है? इट कंटिन्यूज इवन इफ मेंबर्स चेंजेस. ऐसा नहीं है कि एक मेंबर गए, 2 मेंबर गए तो यहाँ पे जो कॉरपोरेट है वो यहाँ पे थम जाएगी, ऐसा नहीं है. जैसी कंपनी है ना, वैसे ही यहाँ पे जो कॉरपोरेट है वो चलता जाएगा. कंपनी जो मेंबर्स है वो जाएंगे आएंगे, तो यहाँ पे जो है ऐसे उसका वर्किंग चलता रहेगा. और कॉमन सील जो है, यहाँ पे कॉमन सील रहेगा यूज्ड फॉर दी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए. उसका जो कॉमन सील है उसका यूज़ किया जाता है. एंड पावर टू स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स नेम. यहाँ पे उसका पावर है कि वो क्या कर सकता है? खुद सू कर सकता है दूसरों को, और क्या कर सकता है? उसके ऊपर कोई भी केस लगा सकते हैं उसके नाम से. ओके. तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है? ESIC कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है बाय द प्रॉपर्टी, और बाय प्रॉपर्टी कर सकता है, और प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, और बी टेकन कोर्ट लाइक एनी अदर लीगल एंटिटी हो सकता है. ओके. उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 4 क्या बात करता है. तो ये जो सेक्शन नंबर 4 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉरपोरेशन में क्या बोला है? 4A जो है चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लीड द कॉरपोरेशन. मतलब जो है यूजुअली, फॉर एग्जांपल यूजुअली अ सीनियर ऑफिशियल और एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रहते हैं ना, वैसे टाइप में. मतलब जो चेयरमैन है, एक चेयरमैन होगा यहाँ पे, आपको ये काउंट याद रखना है. एक चेयरमैन होगा अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लीड द कॉरपोरेशन. मतलब अपॉइंट कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. एंड क्या है उसकी ड्यूटी क्या है? टू लीड द कॉरपोरेशन को लीड करना है. उसके बाद देखेंगे 4B में वाइस चेयरमैन आ गए. चेयरमैन वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन. तो चेयरमैन एक ही होगा, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू असिस्ट द चेयरमैन. तो अपॉइंटेड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा टू असिस्ट दी, किसके लिए? टू असिस्ट दी चेयरमैन को असिस्ट करने के लिए वो अपॉइंट करेगा. सी में क्या बोला है? अदर मेंबर्स. जो अदर मेंबर्स है ना, वो अप टू 5 पर्सन्स जो है, अप टू 5 पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब अदर मेंबर्स जो है यहाँ पे कितने होंगे? 5 पर्सन्स हो गए. ओके. तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा? चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन. चेयरमैन भी एक होगा, वाइस चेयरमैन भी एक होगा, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. दोनों को अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. एंड उसके बाद टू लीड द कॉरपोरेशन, चेयरमैन का काम कॉरपोरेशन को लीड करना है. एंड जो वाइस चेयरमैन है किसको असिस्ट करेगा? ऑब्वियसली चेयरमैन को असिस्ट करेगा. एंड जो अदर मेंबर्स है, 5 मेंबर्स हमने अपॉइंट किए. तो इसका जो वर्क है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे, उसका जो है एक्सपर्ट, रिप्रेजेंटेटिव, अपॉइंटेड, स्पेसिफिक रोल्स जो है ना, यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे होंगे. उसके बाद डी में क्या बोला है? स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं ना, 1 पर्सन फ्रॉम ईच स्टेट वेयर एक्ट अप्लाइज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पे एक पर्सन ऐसा होगा कि 1 person from each state where the act applies.
अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। यहाँ पे सब तरफ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करके भेजेगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे ई पॉइंट में, तो ई पॉइंट में क्या बोला है, यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेटिव। अब यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव है तो यहाँ पे कौन, फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। वन यूनियन रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे किसके लिए, टू रिप्रेजेंट दी यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद लाइक दी दिल्ली, पुदुचेरी के लिए। एफ पॉइंट में क्या बोला है, एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव। अब एम्प्लॉयज़ के कितने, 10 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उतने ही एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो 10 रिप्रेजेंटेटिव कौन यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 10 रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज़ के सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसमें मेडिकल में 2 पर्सन्स आएंगे। एंड उसके बाद मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे। उसके 2 फ्रॉम द लोकसभा से 2 आएंगे। उसके बाद 1 फ्रॉम द राज्यसभा, वो 2 फ्रॉम द लोकसभा से 2 आएंगे, राज्यसभा से 1 आएगा। इलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव हाउसेस से इलेक्टेड होके। पॉलिटिकल ओवरसाइट जो है एंड रिप्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद जे पॉइंट में डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC जो है बाय वर्चू ऑफ दी हिज ऑफिस एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहते हैं ना उसके लिए। तो यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे जो कोरम है ना वो याद रखना है। यहाँ पे टोटल जो कितना है, तो सबसे पहले तो 1 + 1 मतलब +1 +1 +1, 5 बार एक एक है। मतलब कौन कौन, एक के कैटेगरी चेयरमैन एक होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे। उसके बाद जो है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स एक होगा। उसके बाद जो यूनियन टेरिटरीज में से एक आएंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है ना, ये एक ही डायरेक्टर जनरल आएगा, ओके, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा वो। ये हुए 5 मेंबर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि 4 एंड जो है ना, तो 2 एंड 3 जो है, तो उसके बाद जो है 2 + 3 + 5, तो 2 किसका आएगा, एक के बाद 2, 2 3 4। उसके बाद 2 में क्या आएगा, 2 कौन है, 2 मेंबर्स ऑफ दी मेडिकल प्रोफेशन जो है ना उसके 2 मेंबर्स होंगे। उसके बाद 3 मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के 3 मेंबर्स होंगे, जो हमने देखा था कि 2 फ्रॉम द लोकसभा एंड 1 फ्रॉम द राज्यसभा, इलेक्टेड बाय दी रिस्पेक्टिव जो हाउसेस है उससे इलेक्टेड होने चाहिए। उसके बाद 5 मेंबर्स जो है ना, तो 5 मेंबर्स हमने देखा था कि अदर मेंबर्स में से जो आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे वो। उसके बाद 10 मेंबर्स एम्प्लॉयज़ से एंड 10 मेंबर एम्प्लॉयर से आएंगे, ओके। ओके, तो उसके बाद हमें देखना है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कारपोरेशन। तो जो कारपोरेशन है ना उसके जो मेंबर्स रहते हैं, उसके मेंबर्स के जो टर्म है ऑफ ऑफिस वो कितने होते हैं, कितना होता है। तो 5 + 1 में क्या बोला है, टर्म फॉर द मोस्ट मेंबर्स जो रहते हैं ना उनके लिए टर्म क्या रहता है, मोस्ट मेंबर्स के लिए, मेंबर्स एक्सेप्ट दोज क्लॉजेस A B C D E। तो क्लॉजेस A B C D में बोला है ऑफ द सेक्शन 4, अभी हमने देखा सेक्शन 4 में। ए में क्या बोला था, चेयरमैन, बी में बोला था वाइस चेयरमैन, सी में बोला था अदर मेंबर्स, एंड डी में बोला था स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं ना वो एंड यूनियन टेरिटरीज। इनको छोड़ के एक्सेप्ट बोला है, एक्सेप्ट दोज इन क्लॉजेस A B C D E ऑफ द सेक्शन 4। जो बाकी के रहेंगे ना F G H I J, तो इसमें तो एंड दी एक्स ऑफिशो जो है ना, एक्स ऑफिशो मेंबर सर्व दी टर्म 4 ईयर्स, जो है यहाँ पे 4 ईयर्स टर्म होंगे उनके। उसके बाद जो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिप्रेजेंटेटिव जो है हैविंग दी टर्म 4 ईयर्स, उनके क्या होंगे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनके जो है यहाँ पे टर्म कितना ईयर होगा, 4 ईयर्स तक का टर्म रहेगा, ओके। यही दिया है सिर्फ यहाँ पे टर्म ऑफ द मेंबर्स जो है, मतलब मेंबर्स जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनको छोड़ के ये पॉइंट तक उसके आगे के है उनको 4 ईयर का टाइम पीरियड रहता है, टर्म टेन्योर उनका रहता है, ओके। उसके बाद देखेंगे हम अब कंटिन्यूएशन जो है यहाँ पे अंटिल द सक्सेसर जो है ना उसके बारे में क्या बोला है। कंटिन्यूएशन अंटिल द सक्सेसर, मेंबर्स कैन कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस। अब जो मेंबर अपॉइंट किए गए ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से, तो यहाँ पे जो कंटिन्यू करेंगे, कब तक कंटिन्यू करेंगे, एवरी मेंबर जो है यहाँ पे कंटिन्यू
आफ्टर 4 ईयर्स जो है, अंटिल द 4 ईयर्स कंप्लीट नहीं होते तब तक वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मेंबर्स कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस इवन आफ्टर 4 ईयर्स, जो 4 ईयर्स है ना वो होने के बाद भी वो कंटिन्यू करेंगे। अनटिल सक्सेसर, मतलब जो आगे के जो है ऑफिसर मेंबर जो कोई भी आएगा ना, वो आएंगे तभी आप छोड़ सकते हैं, तब तक नहीं छोड़ सकते। सक्सेसर आने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है 5 क्लॉज 2 में क्या बोला है, टर्म ऑफ स्पेसिफाइड मेंबर्स। अभी हमने देखा ना ABCDE जो स्पेसिफाइड मेंबर्स है उस उनका टर्म क्या है यहाँ पे, तो जो इनका टर्म है एट ऑफिस प्लेजर ऑफ द अपॉइंटिंग गवर्नमेंट। जो ऑफिस है ना उनका जो है प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कितना उनका जो टाइम है। अब हम देखेंगे यहाँ पे की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो की पॉइंट्स में जो बेसिकली दिया गया है, में मोस्ट मेंबर्स गेट दी 4 ईयर्स टर्म है, मतलब ABCDE को छोड़ के बाकी को क्या है 4 ईयर्स टर्म है। एंड उसके आगे के जो है यहाँ पे उनको अपॉइंट कौन करेगा, जो प्लेजर है टर्म जो है यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। सम मेंबर्स मेनली गवर्नमेंट अपॉइंटेड की ऑफिशियल सर्व द गवर्नमेंट्स प्लेजर, नो टाइम पीरियड इज एन फिक्स्ड। उसके बाद मेंबर्स स्टे इन द ऑफिस अंटिल द सक्सेसर आर अपॉइंटेड इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी। ओके, जो सक्सेसर जब तक नहीं आता है तब तक आप 4 ईयर होने के बाद भी आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते, वो जो वैकेंसी आप क्रिएट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 4 6 जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सेक्शन 6 जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी और फॉर द री एग्जामिनेशन री इलेक्शन। अब री इलेक्शन एंड री एग्जामिनेशन जो है ना, तो सॉरी री नॉमिनेशन है, री नॉमिनेशन और री इलेक्शन। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है उसके बारे में क्या बोला है, आउटगोइंग मेंबर्स ऑफ द कारपोरेशन स्टैंडिंग कमिटी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट और द री इलेक्शन। तो मेंबर्स कैन सर्व द मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पे री नॉमिनेटेड हो सकते हैं। मतलब क्या बोला है, जो कारपोरेशन के जो मेंबर्स रहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के जो रहते हैं, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के रहते हैं, वो एलिजिबल है री अपॉइंटमेंट एंड द री इलेक्शन के लिए। क्या है यहाँ पे एलिजिबल, 100% एलिजिबल है, वो मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्विस दे सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, मेंबर्स कैन सर्व द मल्टीपल टर्म्स इफ री नॉमिनेटेड है यहाँ पे और री इलेक्टेड है। तो उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 7। तो ऑथेंटिकेशन ऑफ द ऑर्डर्स एंड डिसीजन का ऑथेंटिकेशन क्या है यहाँ पे, ऑल ऑर्डर्स एंड डिसीजन ऑफ द कारपोरेशन मस्ट बी साइंड बाय द डायरेक्टर जनरल, ensures validity and the official status। and second point में क्या बोला है, other instrument issued by the corporation can be authenticated by the director general or the authorized officer। तो क्या बोला है, सिंपल जो ऑर्डर रहते हैं ना, ऑल ऑर्डर्स एंड डिसीजन जो रहते हैं ना कारपोरेशन ने दिए हैं और मस्ट बी साइंड रहते हैं ना, तो वैलिड है ऐसे ही हम कंसिडर करेंगे। ओके, मतलब इंश्योर्स वैलिडिटी ऑफ ऑफिशियल स्टेटस के लिए वो वैलिड है। उसके बाद अदर इंस्ट्रूमेंट जो है इशूड बाय द कारपोरेशन ने, जो अदर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इशू किया है, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कारपोरेशन ने यहाँ पे क्या किया है, इशू किया है, कैन बी ऑथेंटिकेटेड बाय द डायरेक्टर जनरल और द ऑथराइज्ड ऑफिसर। ओके, डेलीगेटेड साइनिंग अथॉरिटी और फॉर द अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ओके, तो अब नेक्स्ट सेक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो सेक्शन नंबर 8 है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है स्टैंडिंग कमेटी, तो क्या बात कर रहा है यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी, फर्स्ट वन इज एन कंपोजिशन। तो कंपोजिशन जो है ना यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी, मतलब हमने देखा था कि जो सुप्रीम बॉडी जो है यहाँ पे ESIC है, यहाँ पे मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉय जो स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो सबसे ऊपर आएगा। उसके नीचे जो है स्टैंडिंग कमेटी एंड जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है वो आएंगे। तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ना, तो कंपोजिशन का क्या आएगा इसका, द स्टैंडिंग कमेटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमोंग द मेंबर ऑफ द कारपोरेशन। जो अब हमने देखा ना अभी कि जो जो मेंबर्स है यहाँ पे कारपोरेशन के, उसी मेंबर से ही स्टैंडिंग कमेटी बनती है। मेंबर्स मस्ट ऑलरेडी बी पार्ट ऑफ द कारपोरेशन के, ऑलरेडी वो पार्ट में रहते ही है, उन्हीं से क्या होता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है स्टैंडिंग कमेटी का। उसके बाद ए पॉइंट में क्या बोला है, चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो चेयरमैन रहते हैं ना वो क्या होते हैं, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होते हैं। 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट अपॉइंट्स। उसके बाद 3 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट यहाँ पे स्पेसिफाइड इन दी
सेंट्रल गवर्नमेंट। 8 मेंबर्स जो है इलेक्टेड बाय द कारपोरेशन से इलेक्ट होते हैं। 3 मेंबर्स जो है यहाँ पे फिर से जो है रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर्स। 3 मेंबर्स जो है यहाँ पे हमने देखा था ना कारपोरेशन में क्या था, यहाँ पे 10 मेंबर्स थे, यहाँ पे 10 मेंबर्स, यहाँ पे 10 मेंबर्स थे। एंड उसके बाद आप ऐसे कंपैरेटिवली याद रखिए, मतलब याद रखता है मतलब याद रहता है यहाँ पे। उसके बाद जो है 3 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज़। उसके बाद जो है 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग मेडिकल प्रोफेशन। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ द कारपोरेशन एक्स ऑफिशियो जो है यहाँ पे उसके बारे में बोला है। तो हम कंपैरेटिवली देखेंगे कि उस जो कारपोरेशन का कंपोजिशन था ना उसमें कितने मेंबर्स थे, एंड इसमें जो है यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी में कितने मेंबर्स है। तो इसमें जो बोला है ना, तो यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द कारपोरेशन। जो कारपोरेशन है ना उसी में से बना है जो ये स्टैंडिंग कमेटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ए पॉइंट में क्या बोला, ए पॉइंट में बोला कि चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चेयरमैन जो है अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक चेयरमैन होगा। तो यहाँ पे भी एक ही चेयरमैन है यहाँ पे भी। उसके बाद जो है यहाँ पे अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वाइस चेयरमैन यहाँ पे नहीं है, वाइस चेयरमैन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चेयरमैन है। उसके बाद वाइस चेयरमैन वहाँ पे था, एक वाइस चेयरमैन था। उसके बाद यहाँ पे बी पॉइंट में क्या बोला है, अदर मेंबर्स जो है ना 3 मेंबर्स बोले हैं, 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे। अदर मेंबर्स में 5 मेंबर्स थे, यहाँ पे 3 मेंबर्स है। ओके, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। उसके बाद बी पॉइंट में बोला है यहाँ पे 3 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए जो है ना, तो यहाँ पे 3 मेंबर्स होने चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए कितने हैं, 1 मेंबर ही है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से। 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से है यहाँ पे, 3 मेंबर्स यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से सेम जो है यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे नहीं था कारपोरेशन में, 5 मेंबर्स जो थे ना यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, और 1 मेंबर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट से आएगा। उसके बाद जो है 8 मेंबर्स जो है इलेक्टेड बाय द कारपोरेशन। अब 8 मेंबर्स जो है यहाँ पे इलेक्टेड बाय द कारपोरेशन से क्या होंगे, अभी हमने जो कंपोजिशन देखा ना, ये 1 1 1 5 टाइम्स 2 3 5 जो है, उसी में से क्या होंगे, यहाँ पे 8 मेंबर्स होंगे जो कारपोरेशन सिलेक्ट करेगा। अंडर सेक्शन जो 4 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा ना, उसी में से 8 मेंबर्स आएंगे, ये नहीं है उधर। उसके बाद जो है ना आगे जो है 3 मेंबर्स जो है यहाँ पे, 3 मेंबर्स फिर से आएंगे यहाँ पे। 3 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग, यहाँ इसमें से ही आएंगे 3 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स। बट वहाँ पे कितने थे, वहाँ पे कितने थे, ओके। तो या उस कारपोरेशन के सेक्शन में कितने थे यहाँ पे, 10 मेंबर्स थे कारपोरेशन के, यहाँ पे 10 मेंबर्स एम्प्लॉयज़ के थे एंड 10 मेंबर्स एम्प्लॉयज़ के थे। उसके बाद 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग दी मेडिकल प्रोफेशन से, इसमें 1 मेंबर है लेकिन वहाँ पे 2 मेंबर्स थे। उसके बाद जो है 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, वहाँ पे 3 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट थे, हमने याद है पार्लियामेंट से मेंबर 2 फ्रॉम द लोकसभा, 1 फ्रॉम द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेस से वो इलेक्ट होते थे। उसके बाद जो है डी पॉइंट में क्या बोला है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कारपोरेशन जो है ना, एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर जनरल ऑफ कारपोरेशन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ कारपोरेशन यहाँ पे एक ही है, वहाँ पे भी एक ही डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉरपोरेशन था। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन नंबर 9। तो 9 में क्या बोला है, इसका टर्म बोला है, जो स्टैंडिंग कमेटी है ना उसके बारे में टर्म बोला है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि 4 में क्या बोला, 4 सेक्शन में जो था ना कारपोरेशन का, यहाँ पे कंपोजिशन बता दिया गया। उसके बाद 5 में टर्म्स बता दिया गया। 6 में क्या हुआ, 6 में जो है एलिजिबिलिटी ऑफ री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। 7 में ऑथेंटिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कारपोरेशन के जो ऑर्डर्स रहते हैं ना उनके, उसका ऑथेंटिकेशन क्या रहता है। उसके बाद 8 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी का कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया। उसके बाद 9 में जो है यहाँ पे टर्म ऑफ
द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी के जो टर्म है ना, उनके बारे में जो है यहाँ पे टर्म बताया गया है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे टर्म क्या है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स अदर देन दोज, यहाँ पे ए बी ऑफ द सेक्शन 8 में जैसे हमने यहाँ पे एक्सेप्शन देखा ना, 4 ईयर था, ABCDE जो हमने कारपोरेशन के टर्म में देखा था, तो वैसे ही यहाँ पे जो है एक्सेप्ट अदर देन बोला है, तो एक्सेप्ट A B B ऑफ सेक्शन 8 को छोड़ के 2 ईयर्स होंगे। हाँ, एंड उसके बाद मेंबर्स कंटिन्यूज अंटिल सक्सेसर, वहाँ पे भी सेम था, अंटिल 2 ईयर्स हुआ लेकिन सक्सेसर नहीं आया है तो वो ऑफिस जो है यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो सक्सेसर नहीं आता उनको काम करना पड़ता है। मेंबर्स सीज ऑफिस इफ़ दे सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द कारपोरेशन, अगर उन्होंने मेंबर ऑफ कारपोरेशन ही सीज किया है तो यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के वो मेंबर नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो उनको सीज करना पड़ेगा, कारपोरेशन का जो मेंबर है वो सीज करना पड़ेगा, तभी वो स्टैंडिंग कमेटी के क्या होंगे, वो मेंबर सीज कर देंगे। उसके बाद जो है इसको जो है ना, ये छोड़ा था हमने उसको, अब यहाँ पे क्या है, वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कितना टाइम पीरियड उनको दिया जाएगा। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 है, आप इसको सेक्शन नंबर 22 के साथ पढ़ सकते हैं, सेक्शन नंबर 22 के साथ। तो आगे देखेंगे हम सेक्शन नंबर 22 क्या है। तो सबसे पहले हम मेडिकल बेनिफिट काउंसिल जो है ना उसके बारे में बात करेंगे। तो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल जो है ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, तो एक लॉज में क्या बोला है, सिंपल इतना ही है, जो डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है ना, मतलब अपॉइंटमेंट एंड रोल जो है यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। मतलब टर्म जो है यहाँ पे भी टर्म दिया गया है, होल्ड्स द ऑफिस एज लॉन्ग एज, यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है ना दैट पोजीशन जो है तब तक वो होल्ड करेंगे। मतलब मेंबर कौन होंगे यहाँ पे, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट रोल। उसके बाद जो है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जो है एक्स ऑफिशियो और को चेयरमैन बोला है, तो होल्ड्स ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ अपॉइंटिंग गवर्नमेंट, यहाँ पे डीजी था, यहाँ पे अपॉइंटिंग जो जिसने अपॉइंट किया है ना वही गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वही होल्ड, वो जब तक बोलते हैं ना तब तक वो होल्ड करेंगे। उसके बाद सी पॉइंट में क्या बोला है, मेडिकल कमिश्नर ऑफ द कारपोरेशन, जो मेडिकल कमिश्नर है ना कारपोरेशन के, एक्स ऑफिशियो जो है यहाँ पे उनका रोल है, एक्स ऑफिशियो का रोल है उनका। तो यहाँ पे क्या है, होल्ड्स द ऑफिस एज लॉन्ग एज मेडिकल कमिश्नर होल्ड्स दैट पोजीशन, जब तक मेडिकल कमिश्नर है तब तक ये क्या होगा, यहाँ पे काम करेगा। वन मेंबर जो है यहाँ पे फ्रॉम ईच यूनियन टेरिटरीज एक्ट अप्लाई जहाँ तक होता है उसमें से ईच यूनियन टेरिटरी में से एक मेंबर होगा, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर अपॉइंटिंग द गवर्नमेंट। ई पॉइंट में बोला है 3 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर्स, तो थ्री मेंबर जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे 3 मेंबर्स एम्प्लॉयज़ को, ये कोई मतलब नया पॉइंट नहीं है, ये तो है, यहाँ पे कॉर्पोरेशन में 10 पॉइंट्स थे और स्टैंडिंग कमेटी में भी क्या था, यहाँ पे सेम पॉइंट्स थे। उसके बाद 3 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज़, 3 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग दी मेडिकल प्रोफेशनल, एटलीस्ट वन जो है ना यहाँ पे वुमेन होनी चाहिए, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद द रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटेड, यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे दे दिया रखा है, एंड जो 3 मेंबर्स है ना यहाँ पे 4 4 ईयर्स किया गया है, बाकी के जो है ना होल्ड्स ड्यूरिंग देयर जो अपॉइंटिंग ऑफिसर और जो गवर्नमेंट है तब तक के लिए वो होल्ड करेंगे जो ऑफिस है वो। उसके बाद है सेक्शन नंबर 11। तो सेक्शन नंबर 11 क्या बात कर रहा है, रिजाइनेशन ऑफ द मेंबरशिप, अब अपॉइंट हो गए, काम कर लिए, अब क्या होगा, रिजाइनेशन होगा। रिजाइनेशन में क्या बोला है, अ मेंबर ऑफ द कारपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी और द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में रिजाइन बाय गिवन रिटर्न नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे रिजाइनेशन जो है सिंपल इतना ही बोला है, रिजाइनेशन देना है तो रिजाइनेशन देने से पहले आपको नोटिस देना है, किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देना है। ओके डन। ओके, तो उसके बाद है इफेक्ट ऑफ रिजाइनेशन, अगर आप रिजाइनेशन कर रहे हैं तो उसके बाद इफेक्ट भी आएंगे ना, तो इफेक्ट ऑफ रिजाइनेशन क्या है, द मेंबर सीट बिकम्स द वैकेंट ओनली व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट द रिजाइनेशन। अब अब बारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमने तो रिजाइनेशन दे दी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए ना, जब ये जो मेंबर सीट बिकम्स वैकेंट होगा,
कब वैकेंट होगा? जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ पे रिजाइनेशन एक्सेप्ट करेगा तो ही यहाँ पे क्या होगा, सीट वैकेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे क्या दिया, नोटिस दिया, उसी दिन से आप क्या हो गए, यहाँ पे वो सीट जो है यहाँ पे वैकेंट हुआ, ऐसा नहीं है। तो आपको जो है यहाँ पे जब तक जो रिजाइनेशन दिया है एक्सेप्ट होने तक आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑफिस है वो होल्ड करना है। ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे सेक्शन नंबर 12। तो सेक्शन नंबर 12 जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 12 सीजेशन ऑफ द मेंबरशिप। अब मेंबरशिप सीज करना है अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो यहाँ पे जो है सीजेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, सबसे पहले तो है सीजेशन कब होगा, ड्यू टू नॉन अटेंडेंस, अगर अटेंड नहीं कर रहे मेंबर ऑफ द कारपोरेशन और स्टैंडिंग कमेटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल शैल बी cease to be a member if they fall uh, if they fail to attend 3 consecutive मीटिंग। जो 3 consecutive मीटिंग, consecutive मतलब जो कॉन्करेंट मीटिंग, 1 2 3, मतलब इस महीने में एक मीटिंग हुआ, उसके बाद के मंथ में मतलब जून में एक मीटिंग हुआ, जुलाई में एक मीटिंग हुआ, उसके बाद अगस्त में एक मीटिंग हुआ, तीनों मीटिंग में वो प्रेजेंट नहीं थे, तो यहाँ पे सीजेशन ड्यू टू दी नॉन अटेंडेंस से की वजह से वो क्या होगा, उनका जो मेंबर है, ऑफिस है, वो सीज हो जाएगा, वो मेंबर नहीं रहेंगे अब। उसके बाद रिस्टोरेशन। अब यहाँ पे सीज तो हो गए आप, यहाँ पे रिस्टोरेशन भी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे वैलिड रीज़न होगा आपके पास कोई तो अगर आपके पास वैलिड रीज़न है, यहाँ पे रीज़न टू बिलीव दैट यहाँ पे कोई इमरजेंसी है आपके, तो यहाँ पे जो है द रिस्पेक्टिव बॉडी, कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में रिस्टोर द मेंबर सब्जेक्ट टू रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे रीज़न है आपके पास और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल बनाया है, तो आपको यहाँ पे रिस्टोरेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है 12 क्लॉज जो 2 यहाँ पे सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, यहाँ पे 12 सबसेक्शन 2 में जो है सीजेशन फॉर नो लॉन्गर रिप्रेजेंटिंग। तो इफ द मेंबर जो है यहाँ पे अपॉइंटेड इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयर्स, जो मेंबर है ना, तो अपॉइंट और इलेक्ट किसके लिए किया है, टू रिप्रेजेंट दी एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करो, एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करो, मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करे, तो सीजेस टू द रिप्रेजेंट देम, तो उनको ही रिप्रेजेंट करने के लिए सीज कर रहा है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर द मेंबरशिप सीज हुआ है बाय द नोटिफिकेशन इनटू द ऑफिशियल गेजेट। आपको किसके लिए अपॉइंट किया गया है, आपको तो काम ही है आपका कि एम्प्लॉयज़ को आप असिस्ट करो, रिप्रेजेंट करो, एम्प्लॉयर्स को असिस्ट करो, मेडिकल प्रोफेशन को आप गाइड करो। आप वही काम नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या होगा, वो मेंबरशिप क्या होगा, सीज हो जाएगा। वो जो है आप नो लॉन्गर रिप्रेजेंटिंग, आप रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं रहेंगे। उसके बाद जो है सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, सीजेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है ना, तो उनके लिए सीजेशन हमने देखा था ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कारपोरेशन में देखा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 2 फ्रॉम द लोकसभा, 1 फ्रॉम द जो है यहाँ पे राज्यसभा से होंगे। तो यहाँ पे जो है सीजेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ पार्लियामेंट सीजेस टू बी अ मेंबर इफ दे बिकमिंग अ मिनिस्टर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो सबसे पहले बिकमिंग अ मिनिस्टर हो रहे हैं, स्पीकर हो रहे हैं, डिप्टी स्पीकर का काम कर रहा है ऑफ द लोकसभा, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पे क्या होगा, उनका मेंबर जो है यहाँ पे सीज हो जाएगा, सीज टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 13। तो सेक्शन नंबर 13 क्या बात कर रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ कारपोरेशन, मेंबरशिप ऑफ द कारपोरेशन का डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द कारपोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी और द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। तो यहाँ पे सेक्शन 13 क्लॉज ए है ना, डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, आपको यही पॉइंट याद रखना है। अगर यहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई किस ग्राउंड्स पे किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन अगर आप नहीं याद रखोगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेयर अनसाउंड है आप, तो यहाँ पे आपको अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब अनडिस्चार्ज मतलब आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद सी पॉइंट में इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कारपोरेशन, जो अदर कारपोरेशन है ना, आप यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। उसके बाद जो डी पॉइंट जो है ना यहाँ पे, कॉन्विक्ट द इन्वॉल्विंग एंड मोरल टर्पिट्यूड जो है ना, यहाँ पे आप
कोई वैसे ही काम कर रहे हैं। मोरल टर्पिट्यूड मतलब जो है ना ऑफेंसेस लाइक और ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन, तो यहाँ पे मोरल टर्पिट्यूड में आएगा। उसके बाद ओके तो उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 14 एंड 15। तो सेक्शन नंबर 14 जो है ना यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 14 फाइलिंग द वैकेंसी जो है यहाँ पे फिल करना है, एंड टेन्योर ऑफ द कैजुअल मेंबर्स जो है ना तो उनका टेन्योर क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे फाइलिंग द वैकेंसीज। वैकेंसीज इन द अपॉइंटेड और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कारपोरेशन। अगर यहाँ पे कोई वैकेंसी आ गई है कि अपॉइंटेड एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कारपोरेशन इन द स्टैंडिंग कमेटी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल शैल बी filled with the by the अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन यहाँ पे होगा। उसके बाद जो कैजुअल यहाँ पे मेंबर आए हैं ना तो उनका टेन्योर कितना होगा। अ मेंबर अपॉइंटेड एंड इलेक्टेड टू फिल द वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी होल्ड्स द ऑफिस ओनली रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर बीइंग रिप्लेस्ड। मतलब जो है देखिए इसका मतलब क्या होगा, ए है यहाँ पे अपॉइंट किया गया था लाइक द चेयरमैन के पोस्ट पे यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, तो यहाँ पे उसकी जो सीट है ना यहाँ पे वैकेंट हो गई। तो यहाँ पे उसने क्या किया था, 4 ईयर टर्म है ना उनका, 4 ईयर टर्म है तो उन्होंने क्या किया था 3 ईयर्स तक का ही काम किया था, 1 ईयर उनका बचा था। तो बी को क्या किया यहाँ पे वैकेंसी पे अपॉइंट किया, तो 1 ईयर तक वो क्या करेगा वहाँ पे काम करेगा, मतलब जितना रिमेनिंग टर्म है ना उसी मतलब रिप्लेस किया तो उतना ही वो काम करेगा। उसके बाद जो है सेक्शन 15 जो है फीस एंड अलाउंसेस जो है, मेंबर ऑफ द कारपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल रिसीव्स द फीस एंड अलाउंसेस एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके तो फीस इतना होंगे, फीस एंड अलाउंसेस जो है यहाँ पे प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके सेक्शन नंबर 16। तो सेक्शन नंबर 16 क्या बात कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लुक्स क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, हमने यहाँ पे किया है चार्ट में। तो देखिए यहाँ पे 16 सब सेक्शन 1 जो है यहाँ पे सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट बोला है इसमें, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ESIC जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर के बारे में बोला है। अपॉइंटमेंट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट डायरेक्टर जनरल एंड द फाइनेंशियल कमिश्नर इन द कंसल्टेशन विद द कारपोरेशन। उसके बाद रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल के रोल क्या है यहाँ पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कारपोरेशन। उसके बाद फुल टाइम ऑफिसर जो है ना इसके यहाँ पे क्या बोला है उनका, तो फुल टाइम ऑफिसर डायरेक्टर जनरल ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर आर होल टाइम ऑफिसर्स कैनॉट अंडरटेक अनरिलेटेड विदाउट वर्क सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन। 16 सबसेक्शन 4 में क्या बोला है, टर्म ऑफ द ऑफिस। तो ऑफिस का यहाँ पे टर्म क्या है, सबसे पहले तो होल्ड ऑफिस अप टू 5 years एज पर द अपॉइंटमेंट ऑर्डर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट इफ क्वालिफाइड। एंड उसके बाद जो है सबसेक्शन 5 सैलरी एंड अलाउंसेस प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे 6 में क्या बोला है, डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 13 अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंसी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, कन्विक्शन। एंड उसके बाद जो है 7 जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव एट द एनी टाइम, रिमूवल मस्ट बी, जो रिमूवल है ना यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे क्या कर सकता है यहाँ पे रिमूवल कर सकता है, फॉलो इट्स रिकमेंडेशन बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द एटलीस्ट 2/3 जो है यहाँ पे 2/3 मेंबर्स जो है ना यहाँ पे उनका जो मेजोरिटी से क्या होना चाहिए, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। उसके बाद 17 में हम देखेंगे स्टाफ क्या है। तो स्टाफ में जो दिया है ना स्टाफ ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, तो स्टाफ में सबसे पहले सेक्शन देखेंगे हम 17 सबसेक्शन 1 एम्प्लॉयमेंट स्टाफ। जो एम्प्लॉयमेंट स्टाफ है ना तो इसमें जो है कारपोरेशन में एम्प्लॉय नेसेसरी ऑफिसर्स एंड स्टाफ। अब सिंपल इतना इसका मीनिंग क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टाफ मतलब क्या होगा, कारपोरेशन में अपॉइंट एम्प्लॉय नेसेसरी ऑफिसर्स एंड स्टाफ क्या कर सकता है यहाँ पे, एम्प्लॉय मतलब जो भी नेसेसरी कारपोरेशन को अगर नेसेसरी कोई मेंबर है, कोई यहाँ पे ऑफिसर की ज़रूरत है असिस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या होगी, सैंक्शन की ज़रूरत होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन नीडेड फॉर द पोस्ट विद द सैलरी अबव प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जो है यहाँ पे। उसके बाद जो है 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में क्या बोला है, सर्विस कंडीशंस, रिक्रूटमेंट, सैलरी अलाउंसेस, डिसिप्लिन एंड कंडीशंस फॉलो जो है यहाँ पे, रेगुलेशंस अलाइंड विद द
central government, rules deviation requirement, central government approval, and excludes the consultants and specialists on the contract. उसके बाद 2B में क्या बोला है, पे स्केल्स, कंडीशन, सर्विस कंडीशन बोला है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट के क्या कंडीशंस है, सैलरीज के क्या कंडीशन है, सब जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे अलाइन विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद 7(2)B में क्या बोला है, पेइंग स्केल कितना होगा, कारपोरेशन डिटरमाइन दी करस्पॉन्डिंग पे जो है यहाँ पे वो डिटरमाइन करेंगे, एंड कंसिडरिंग द क्वालिफिकेशन, रिक्रूटमेंट मेथड्स, ड्यूटीज, डिस्प्यूट रेफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हुज डिसीजन इज एन फाइनल। उनका जो डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या होगा, वो फाइनल होगा। ओके, उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट, जो थर्ड सबसेक्शन है ना, उसमें क्या बोला है, अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे टू दी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, अपॉइंटमेंट्स एक्सेप्ट मेडिकल पोस्ट टू दी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी लेवल, पोस्ट मेड इन द कंसल्टेशन विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, टेम्पररी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट यहाँ पे जो है 1 ईयर तक का जो है यहाँ पे एग्जेम्प्टेड, बट दिस डू नॉट कन्फेयर द रेगुलेशन अपॉइंटमेंट राइट यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पोस्ट क्लासिफिकेशन क्या बोला है, any dispute about whether the post correspondence group A and group B under central government is resolved by the central government whose decision is final। जो ग्रुप ए ग्रुप बी में कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे डिसाइड करेगा। उसके बाद सेक्शन 18 जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पावर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी फ्रॉम द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो पावर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी के क्या पावर्स है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है अथॉरिटी ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी, तो एडमिनिस्टर corporation affairs under the corporation's control, can exercise powers and perform the functions of the corporation। तो यहाँ पे administer the corporation affairs को administer करना, control and exercise the powers and perform the functions of the corporation। तो उसके बाद submission of the matters, यहाँ पे matters को submit करना है, discretionary जो submission है उनका है, यहाँ पे standing committee के powers दी गए हैं। उसके बाद section 19 and section 20। ओके, तो सेक्शन 19 आणि सेक्शन 20 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, सेक्शन 19 तो कारपोरेशन पावर टू प्रमोट हेल्थ एंड मेजर्स जो है इसके बारे में है। कारपोरेशन में प्रमोट हेल्थ, वेलफेयर, रिहेबिलिटेशन एंड री एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स बियॉन्ड द स्पेसिफाइड बेनिफिट्स, एक्सपेंडिचर्स फॉर दिस मेजर कैन बी मेड फ्रॉम द कारपोरेशन फंड्स विद इन दी लिमिट सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कारपोरेशन क्या कर रहा है, प्रमोट दी हेल्थ, वेलफेयर, रिहेबिलिटेशन को क्या कर रहा है, कारपोरेशन प्रमोट कर रहा है, ये उसका क्या है, यहाँ पे उसकी ड्यूटी है। उसके बाद जो है मीटिंग्स ऑफ दी कारपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी मेडिकल बेनिफिट, तो दिस बॉडी जो है इनकी मीटिंग रहेगी एंड शैल मीट एट टाइम एंड प्लेस एज पर द रूल्स फॉलोड प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेशन और द प्रोसीजर्स फॉर दी जो है यहाँ पे कंडक्टिंग दी देयर बिजनेस के लिए जो प्रोसीजर दी गई है वैसे ही उनको क्या करना है, फॉलो अप करना है। उसके बाद 21 में क्या बोला है, सप्रेशन क्या बोला है यहाँ पे ऑफ द कारपोरेशन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी फ्रॉम द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो यहाँ पे जो है ग्राउंड ऑफ फॉर द सस्पेंशन ऑफ सप्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में सुपरसीडेट यहाँ पे जो है supersede the corporation of the standing committee if they persistently default or abuse the powers यहाँ पे कर रहे हैं। तो before supersession reasonable opportunity to show cause must be given, यहाँ पे natural justice principle follow करना है। effect of supersession यहाँ पे upon notification all the members of superseded body vacate office terms of the, अगर superseded मतलब क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रहे हैं जो है उनके पावर से बियॉन्ड जाकर वो काम कर रहे हैं तो सुपरसीडेड होगा। ओके, उसके बाद 3 में क्या बोला है, न्यू स्टैंडिंग कमेटी आफ्टर सुपरसेशन। यहाँ पे ऑब्वियसली पहले का जो है अगर सुपरसेशन किया है तो न्यू स्टैंडिंग कमेटी अपॉइंट किया जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द कारपोरेशन सुपरसेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एंड इलेक्ट न्यू मेंबर्स टू द कारपोरेशन, सेक्शन 4 में यहाँ पे न्यू अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अल्टरनेटिव एजेंसी जो है एक्सरसाइज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कारपोरेशन स्पेसिफाइड। उसके बाद जो है रिपोर्टिंग दी पार्लियामेंट को क्या करना है, यहाँ पे रिपोर्ट करना है विद इन 3 मंथ्स ऑफ द सुपरसेशन किया है उसके बाद 3 मंथ्स में आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। उसके बाद जो सेक्शन नंबर 22,
24 तक देखेंगे। सेक्शन नंबर 22 यहाँ पे नहीं है। सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22 में क्या बोला है? सेक्शन नंबर 22 ड्यूटीज ऑफ द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। तो ड्यूटीज क्या है? एक मिनट। ओके, तो सेक्शन नंबर 22 जो है ना, यहाँ पे क्या बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 22 ड्यूटीज ऑफ द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के ड्यूटी बता रहा है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ड्यूटीज़ क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहता है? गिविंग एडवाइस टू ईएसआई कॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पे क्या करता है? सबसे पहले तो एडवाइस देने के लिए टू ईएसआई कॉर्पोरेशन के लिए सबसे पहला ड्यूटी है। उसके बाद जो है यहाँ पे उसमें ही क्या है पॉइंट जो है, क्या क्या एडवाइस देगा वो? हाउ टू रन द मेडिकल बेनिफिट सिस्टम, उसको कैसे मेडिकल बेनिफिट सिस्टम जो है कैसे चलाना है। हाउ टू इशू द मेडिकल सर्टिफिकेट्स नीडेड टू द गिव द बेनिफिट्स। उसके बाद अदर रिलेटेड मैटर जो है ना, यहाँ पे वो एडवाइस देगा। उसके बाद जो है सेकेंड जो है यहाँ पे हैंडलिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट द डॉक्टर। उसके बाद जो हैंडलिंग जो डॉक्टर्स रहते हैं ना उनके अगेंस्ट क्या है यहाँ पे जो कंप्लेंट है कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे क्या बताया? थर्ड पॉइंट में डूइंग अदर मेडिकल रिलेटेड वर्क जो है यहाँ पे जो अदर मेडिकल रिलेटेड वर्क है वो यहाँ पे वो काम करना। तो यहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की ड्यूटी है। उसके बाद देखने हैं हमें यहाँ पे सेक्शन नंबर 23 ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर जनरल जो है ना उसके बारे में बोला है। दे शाल एक्सरसाइज पावर्स एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ एज प्रिस्क्राइब्ड एंड परफॉर्म द अदर फंक्शन स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। उसके बाद जो है 24 जो है ना यहाँ पे क्या बात कर रहा है? वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑफ द कारपोरेशन। नो एक्ट ऑफ द कारपोरेशन स्टैंडिंग कमिटी or medical benefit council shall be invalidated due to the defect of constitution, member disqualification और irregularity, अपॉइंटमेंट इलेक्शन वैकेंसीज। मतलब जो भी यहाँ पे डिसीजन दी है, कोई भी काम किया है, अगर यहाँ पे मेंबर्स नहीं है, आगे जाके क्या हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उनका जो डिसीजन है यहाँ पे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सेक्शन नंबर 25 में क्या बोला है? रीजनल एंड लोकल बोर्ड्स। जो रीजनल एंड लोकल बोर्ड्स है ना उसके बारे में बोला गया है। तो रीजनल एंड लोकल बोर्ड्स क्या होते हैं यहाँ पे? रीजनल बोर्ड्स, लोकल बोर्ड्स कमिटी, रीजनल बोर्ड्स जो है ना एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल्स उसके यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो है ईएसआईसी जो है ना यहाँ पे इनको पावर्स क्या करती है? डेलीगेट करती है। मतलब ईएसआईसी क्या हुआ? अपर बॉडी आ गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे डेलीगेट करेगा पावर, किसको करेगा? ऐसे याद रखे, डेलीगेट इनको करेगा। तो यहाँ पे जो है ईएसआईसी जो है यहाँ पे मे अपॉइंट रीजनल बोर्ड्स, लोकल कमिटीज, रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल एप्लीकेबल एरिया मैनर फॉर्मेशन शैल बी एज पर द रेगुलेशन एंड कॉर्पोरेशन डेलीगेट द पावर्स टू सच बॉडीज़ को यहाँ पे कॉर्पोरेशन डेलीगेट करेगा। ये हुआ हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू।